गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात यह है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अरेंजमेंट क्या है और किस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है और दूसरा इसका पर्पज़ क्या है, कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 रेजिस्टेंसेस का एक ब्रिज अरेंजमेंट है और जिसका प्रयोग हम 4 में से यदि कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये अरेंजमेंट की जाती है। आपके पास यदि कोई रेजिस्टेंस ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और आप उसकी वैल्यू जानना चाहते हो तो आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का तरीका अपनाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है। हम उसको सर्किट में चारों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जिसमें से एक वो अननोन रेजिस्टेंस भी होगा जिसकी वैल्यू आप जानना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू जानने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अगर हम सर्किट की बात करें कि जैसे अभी मैंने बताया कि 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, हमने इस सर्किट के अकॉर्डिंग 4 रेजिस्टेंसेस हैं उसको एक ब्रिज के रूप में हमने आपस में कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से और मेन सप्लाई से स्विच के द्वारा इसको जोड़ दिया है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, चारों रेजिस्टेंसेस को एक ब्रिज के रूप में हमने अरेंज कर दिया है। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि एक पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो उसमें यहाँ पर देखेंगे हम जो सर्किट में मैंने R1 और R2 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये कैसे हैं मेरे फिक्स्ड नॉन रजिस्टर, मतलब ये फिक्स वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं और हमें इनकी दोनों की वैल्यू पता है कि ये कितने ओम के रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। R3 ये मेरा R3 है, मैंने इसको सिंबल से भी दिखाया है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है, मतलब ये R3 मेरा रियोस्टेट है, इसकी वैल्यू को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट हम करेंगे। R4 अननोन रेजिस्टेंस, ये जो R4 है जो अभी मैंने बताया कि चारों में से एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ये वही R4 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। तो यहाँ पर R1 R2 इनकी वैल्यू मुझे पता है और ये फिक्स है। R3 जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन जो भी सेट करेंगे वो वैल्यू भी हमें पता होगी। तो मेरे पास 3 ऐसे रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू मुझे पता होगी और R4 वो चौथा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है। तो वही मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर जो R4 है ये वही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट मैंने कर दी है। अब मुझे R4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक एलिमेंट है इसमें, एक कंपोनेंट है गैल्वेनोमीटर, जो मैंने ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर कैसा इक्विपमेंट है, ये करंट की वैल्यू को सेंस करता है। करंट किस डायरेक्शन में होगा और किस डायरेक्शन में चेंज होगा या करंट उस लाइन में है या नहीं, उन सभी बातों को सेंस करेगा। मान लीजिए B और D के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो अगर तो करंट B से D की तरफ जाए या D से B की तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो ये पॉइंटर है पॉइंटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी करंट फ्लो के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पर अगर करंट ऐसे है B से D की तरफ है तो इसकी पॉइंटर की डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी। अगर करंट D से B की तरफ जाता है तो इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी। लेकिन जब B और D के बीच में
कोई करंट नहीं गुजरेगा, तब ये पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और इस कंडीशन को हम बैलेंस्ड कंडीशन कहेंगे। और बाकी ये दोनों कंडीशन, चाहे पॉइंटर हमारा क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज रहे, वो हमारी ब्रिज की अनबैलेंस्ड असंतुलित अवस्था कहलाएगी। और जब हमारा पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये हमारी ब्रिज की बैलेंस्ड यानी संतुलित अवस्था कहलाएगी। और जब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रोसेस करेंगे इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो हमारी पहली कंडीशन यही है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन और इसके सारे कंपोनेंट हैं। अब हम देखेंगे कि R4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो पहले देखते हैं कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में इन दोनों वैल्यू का हमें पता है, इसकी वैल्यू अभी मैंने सेट नहीं की है और ये हमें नहीं पता है इसकी वैल्यू। जैसे ही सप्लाई जोड़ने के बाद ये स्विच को ऑन करूँगा मैं, इस पूरे सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसके द्वारा अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कोई भी बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड सिचुएशन का नहीं पता है, तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे ही स्विच ऑन किया, इस सर्किट का टोटल करंट I है। यहाँ पर I करंट जो आएगा वो A पॉइंट पर जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में मैंने बताया था कि पॉइंट पर आने वाला करंट बाहर जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो जैसे ही I करंट यहाँ जाएगा A पॉइंट पर जाकर, उसके लिए अब दो रास्ते हैं, एक I1 और एक I2। R1 से I1 होकर गुजरेगा, B पॉइंट तक पहुँचेगा और R2 से I2 करंट होकर D पॉइंट पर पहुँचेगा। अब ये जो करंट I1 B पॉइंट पर आया है और मान लीजिए मैंने बताया कि अनबैलेंस्ड कंडीशन है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो एक करंट I3, ये जो I1 करंट है, आगे फिर देखो इसके लिए दो मार्ग हैं यहाँ पर, B से वो R3 से होकर भी गुजरेगा और I4 गैल्वेनोमीटर से होकर भी गुजरेगा। ऐसे ही D पॉइंट पर जो I2 करंट आएगा उसके लिए भी दो रास्ते हैं, एक तो I4 से होकर और एक गैल्वेनोमीटर से। लेकिन अगर B पॉइंट पर करंट ज़्यादा है तो I4 जब आएगा तो ये जो I2 करंट है बजाय यहाँ के सारा I4 से होकर गुजरेगा और फाइनली ये जो सारे करंट यहाँ से होकर जब बाहर निकलते हैं C पॉइंट पे, तो वही टोटल करंट I हमें मिलता है। टोटल I करंट सभी ब्रांचेस से गुजरकर फाइनली जब बाहर आएगा तो वही I करंट होगा। अब ये कंडीशन थी कि यहाँ पर B पॉइंट से या D पॉइंट से अगर कोई करंट गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है तो ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की अनबैलेंस्ड सिचुएशन है, असंतुलित अवस्था है। और यहाँ करंट गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से भी होकर गुजरेगा। अगर तो करंट B पर ज़्यादा है, ये डाउनवर्ड जाएगा, तो डायरेक्शन पॉइंटर की एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट यहाँ ज़्यादा है, ऐसे गुजरेगा, तो हमारे पॉइंटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो ये अवस्था मैंने पहले भी बताई है, अगर पॉइंटर हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाए, इसका मतलब B और D ब्रांच में से करंट गुजरता है। और अगर ऐसा होता है, हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी तरफ भी डायरेक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब हमारा जो ये ब्रिज है ये अनबैलेंस्ड है। और मैंने कंडीशन बताई है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि R4 की वैल्यू जो अननोन रजिस्टर है उसकी वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। बैलेंस मतलब हमने ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये जो करंट I4 है ये बिल्कुल भी ना गुजरे, B और D के बीच में करंट की वैल्यू 0 रहे। मतलब जो I1 यहाँ से आया है वो यहाँ जाने के बजाय पूरा का पूरा करंट यहाँ से गुजरे, और जो I2 यहाँ से D पॉइंट पर आया है ये बिना यहाँ जाए पूरा का पूरा यहाँ से गुजरे। B और D के बीच में करंट बिल्कुल भी ना रहे, 0 रहे। वो होती है बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये बैलेंस्ड कंडीशन कैसे करेंगे हम तैयार? इसके द्वारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम इसकी R1 और R2 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है हमारे, तो R3 की वैल्यू को, जो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, पहले अनबैलेंस्ड कंडीशन में हमने देखा कि पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाता है,
इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा है। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया, कम किया या ज़्यादा किया, हम इसको एडजस्ट करेंगे और तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि ये पॉइंटर की डिफ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट ना आ जाए, मतलब इस बी और डी में से करंट गुजरना बंद ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जैसे बी डी के बीच करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पॉइंटर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और जैसे ही ये स्ट्रेट हुआ, इसकी एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी, और जैसी एडजस्टमेंट पूरी होगी इसकी वैल्यू हम नोट कर लेंगे, क्योंकि एडजस्ट जब करके यहाँ पर पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब उस कंडीशन में हमें R1 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू भी पता है, और अब हमारे पास R3 की वैल्यू भी हमें पता है। सिर्फ हमें R4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब R4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर नज़र डालेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये पहले भी बताया हुआ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, अब अगर इस ब्रिज को मैं दो हिस्से मान लूँ, बैलेंस्ड हो गया, अब ये बैलेंस्ड होने के बाद अब मेरे पास दो लूप हैं। एक लूप ये है करंट के लिए, और दूसरा लूप ये है करंट के लिए। पहले मैं इस लूप को कंसीडर करूँगा, ये ABDA लूप है, और BDC एक लूप ये है, एक लूप ये है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पूरी अवस्था में बैलेंस है, तो पहले लूप में करंट की डायरेक्शन में देखूंगा कि यहाँ पर R1 के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I1 R1 होगा। लूप ABDA में, लूप ABDA में इसमें देखूंगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो R1 के अक्रॉस जब I1 करंट गुजरता है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया इसका, I1 R1। तो करंट यहाँ से ऐसे गुजरा, अब ये ऐसे होता हुआ अब यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, उल्टी है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा आपका, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा, I2 R2। मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेरा I1 R1 है, और R2 के अक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप I2 R2 है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग पहले बताया है, किसी भी ब्रांच में क्लोज्ड लूप या सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग, हमेशा जीरो होता है। तो इसका और इसका योग हमेशा जीरो होता है, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2। इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये यहाँ पर बचेगा I1 R1 इक्वल टू, ये उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा I2 R2। और अगर मैं यहाँ से ये बात करूँ I1 ओब्लिक I2, ये हो जाएगा आपका R2 बटे R1। I1 इस तरफ I2 ले आओ और R1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो I1 बटे I2 इक्वल टू R2 बटे R1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो पहले लूप से हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है। अब अगर मैं लूप दूसरे की बात करूं, अब मेरे पास लूप है CBDC। तो अगर मैं इस लूप की बात करूं, करंट यहाँ से आया, लाइन में करंट की डायरेक्शन भी यही है और लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो R3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, I3 R3। और यहाँ से ये लूप की डायरेक्शन ऐसे है, जबकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, तो साइन आएगा माइनस का। और R4 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, I4 R4। और KVL के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स वोल्टेज के लॉ के अकॉर्डिंग, फिर वही बात, किसी भी लूप में सभी ब्रांचेज में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर दो ही वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। और यहाँ से वही प्रोसेस I3 R3 को मैं इस तरफ रखकर
I4 R4 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से करंट की रेशियो को फिर मैं निकाल लूँगा I3 बटे I4 इजक्वल टू I4 बटे I3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों लूप से मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ उससे पहले कि यहाँ पर I1 और I2, यहाँ पर I3 और I4 है। अब अगर यहाँ से देखें I1 और I2, इन दोनों की रेशियो के बराबर हो सकती है, क्योंकि जो I1 यहाँ है वही I3 यहाँ से गुजरेगा बैलेंस्ड अवस्था में, और जो I2 यहाँ है वही I4 यहाँ से गुजरेगा बैलेंस्ड कंडीशन में। तो मैं I1 और I2 की जो रेशियो है, इस रेशियो को इस रेशियो के बराबर मान सकता हूँ, क्योंकि जो इन दोनों की रेशियो होगी वही इन दोनों की रेशियो होगी। तो I1 I2 जो रेशियो है वो बराबर किसकी होगी, I3 और I4 के बराबर होगी, क्योंकि जितना करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, जितना ये करंट है उतना ही करंट ये है। तो I1 और I2 रेशियो I3 I4 रेशियो के बिल्कुल बराबर होगी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो है तो इसका मतलब ये और ये भी आपके बराबर होंगे, या हम इसको बराबर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, R2 बटे R1 इज इक्वल टू R4 बटे R3। ये वो इक्वेशन, ये वो रिलेशन आ गया है जिसके द्वारा आप R4 की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। R4 की वैल्यू इस रिलेशन से आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, और वो हो जाएगा R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1। तो यहाँ से आप आसानी से R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, जिसमें हमने 2 फिक्स्ड वैल्यू के नॉन रेजिस्टेंस लगाया है, एक रिहोस्टेट लगाया है और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गैल्वेनोमीटर भी लगाया है, और इस गैल्वेनोमीटर की सिचुएशन को बैलेंस करके जो 2 लूप बनेंगे, दोनों लूप का KVL के द्वारा इक्वेशन बनाकर हम फाइनली एक रिलेशन तैयार करेंगे, R2 बटे R1 इज इक्वल टू R4 बटे R3। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन रिलेशन है, और इसके द्वारा हम चारों में से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज।